नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय धवाइत और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर गरम है। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल की, जो जल रहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने अब सोच लिया है कि हमास को वो खत्म कर देगा और एक के बाद एक इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विश्व भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और संघर्ष विराम की मांग को अनसुना करते हुए गाजा पट्टी में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का दायरा और तीव्रता से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान करते हुए इजरायली सेना ने गाजा में पूरी रात बड़े जमीनी और हवाई हमले किए। इन हमलों में हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इन ठिकानों में बड़ी संख्या में भूमिगत ठिकाने और सुरंगें हैं। युद्ध के 23वें दिन गाजा में मरने वालों की संख्या 8,000 का आंकड़ा पार कर गई, जबकि 20,000 लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं को देखा गया है। हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में घुसे 2 इजरायली टैंकों को बर्बाद करने का दावा किया है। हमास भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव और देश के मध्य भाग पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादातर हमलों को नाकाम कर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह के दागे गए 2 रॉकेट लेबनान सीमा के निकट किरियात शमोना शहर की 2 इमारतों से टकराए। इससे दोनों इमारतों को काफी नुकसान हुआ। वहां पर किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। हिजबुल्लाह ने एक इजराइल ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। लेबनान से लगने वाली सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई जारी है। इजरायली सेनाओं के प्रवक्ता ने बताया कि हम अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए धरती, आकाश और समुद्र के जरिए हर जरूरी कार्रवाई करेंगे। हम निश्चित रूप से युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। फलस्तीनियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने वाली संस्था रेड क्रिसेंट से इजरायली सेना ने गाजा के अल कुद्दस अस्पताल को तत्काल खाली करने के लिए कहा है। अस्पताल से 50 मीटर दूर कार्रवाई करने के बाद सेना ने यह आदेश दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मरीजों के स्थानांतरण को गंभीर चिंता वाला मसला बताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देशवासियों से लंबी और मुश्किल लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हमास को खत्म करना है। इससे पहले नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमले के लिए सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन विरोध के स्वर उठने पर उन्होंने इस आशय का अपना एक्स मैसेज डिलीट किया और इस पर खेद जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को करीब 6,000 करोड़ की सौगात दी है। देखिए रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। सोमवार सुबह अंबाजी मंदिर में पावड़ी पूजा के बाद उन्होंने महसाड़ा जिले के खेरालू में करीब 5,941 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ही वो बनासकांडा के अंबाजी मंदिर के लिए रवाना हो गए थे। उनके आगमन के लिए अंबाजी के पास चिखला गांव में 4 हेलीपैड बनाए गए थे। यहां से उनका काफिला मंदिर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान उनके स्वागत के लिए सड़कों पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। देश हित में लिए जा रहे बड़े बड़े फैसले। पीएम मोदी ने दाबोदा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात और देश के विकास के लिए गुजरातियों का बहुत आभार मानता हूँ। भारत के चांद पर पहुंचने और G20 समिट के चलते आज दुनिया भर में भारत के विकास की चर्चा हो रही है। उत्तर गुजरात के विकास की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक समय उत्तर भारत में सूखा था। यहाँ की माता बहनों को दिन भर पीने के पानी के लिए भी मीलों सफर करना पड़ता था, लेकिन आज यहाँ घर घर में नल है। आज यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए भी 24 घंटे पानी है। एक समय यहाँ से सिर्फ दूध का ही व्यापार होता था, लेकिन आज यहाँ के खेत भी लहरा रहे हैं। देश भर में यहाँ से कपास, अनाज और सब्जियां भेजी जाती हैं। इतना ही नहीं, कई दुग्ध डेयरी के डेवलपमेंट के चलते अब यहाँ के लोगों को दूध ही नहीं, गोबर तक से कमाई होने लगी है। कोरोना काल में जिस तरह से आपको कोरोना में मुफ्त वैक्सीन दी गई, आज वैसे ही पशुओं का भी टीकाकरण हो रहा है। यहाँ की विकसित डेयरियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब बनासकांडा में एक मेगा फूड पार्क का भी निर्माण कार्य चल रहा है।
માં અંબાના આશીર્વાદ હંમેશા આપણા ઉપર બન્યા રહે. ત્યાં જે પ્રકારે ગબ્બર પર્વતનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, એની જે ભવ્યતા નજરે ચડી રહી છે, અને ગઈકાલે મેં મન કી બાત એમાં પણ એનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ખરેખર જ અભૂતપૂર્વ કામ થઈ રહ્યું છે. માં અંબેના આશીર્વાદ અને એની સાથે જ આજે લગભગ 6,000 કરોડ રૂપિયાના વિકાસના પરિયોજના શિલાન્યાસના કામો આજે અહીંયા મોકો મળ્યો છે. 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा. एकता दिवस की परेड में बीएसएफ और विभिन्न राज्य पुलिस के मार्च दस्ते भी शामिल होंगे. परेड के बाद पीएम केवड़िया में ट्रॉमा सेंटर और एक और पैनल के साथ उप जिला अस्पताल की आधारशिला रखेंगे और कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे. महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई हुई. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 31 तारीख तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर 31 दिसंबर तक फैसला करने का आदेश दिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में तो 29 फरवरी तक फैसला लेने की बात कही गई है. इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मीटिंग हुई है, अगले साल जनवरी आखिर तक फैसला हो जाएगा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि शीत सत्र के लिए विधानसभा नागपुर शिफ्ट होती है. इस बीच दिवाली की छुट्टियां भी हैं. विधानसभा का शीत सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है. ये 20 दिसंबर तक चलेगा. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अगर स्पीकर के पास टाइम नहीं है तो हम सुन सकते हैं. अनंत काल तक या अगले चुनाव की घोषणा तक चीजों को लटका कर नहीं रखा जा सकता. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक इस मामले का निपटारा कर दिया जाना चाहिए. दिवाली की छुट्टियों में भी एक हफ्ता है. छुट्टियों के बाद सत्र शुरू होने में भी 15 दिन से ज्यादा का समय है. उसके बाद भी समय है, ये उपयुक्त है. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 31 जनवरी से पहले निपटने को कहना अव्यवहारिक होगा. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया कि अनुसूची 10 के तहत स्पीकर के अधिकारों के जरिए एनसीपी और शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ लंबे अयोग्यता की कार्यवाही पर सुनवाई पूरी कर 31 दिसंबर तक आदेश जारी करे. स्पीकर की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि क्या ये अदालत स्पीकर को निर्देशित कर सकती है? क्या एक और संवैधानिक संस्था को अदालत एक स्तर से आगे हस्तक्षेप नहीं कर सकती या स्पीकर से कोई विशेष तरीके से कार्रवाई करने के लिए नहीं कह सकती है? इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर स्पीकर इन याचिकाओं को सूचीबद्ध तरीके से नहीं सुन सकते हैं तो इस अदालत के लिए याचिकाओं को सुनने का समय आ गया है. इधर एनसीपी के 5 विधायकों और शिवसेना के दोनों गुट के 34 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर को फैसला लेना है. सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के 34 विधायकों की अयोग्यता मामले को ग्रुप ए में रखते हुए इसका निपटारा 31 दिसंबर तक करने को कहा. ग्रुप बी में एनसीपी के 5 विधायकों का मामला रखते हुए इसका निपटारा 31 जनवरी तक करने की बात कही गई है. ऐसे में इंतजार करना होगा 31 जनवरी तक का, जब इसका निपटारा होगा. फिलहाल ये मामला चल रहा है महाराष्ट्र में और इस पर राजनीति और सियासत भी खूब देखने को मिल रही है. इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. देखिए रिपोर्ट. दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में 336 करोड़ रुपए की मनी ट्रोल साबित हुई है। कोर्ट ने इसके साथ ही 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हमने कहा था कि कुछ पहलू अब तक संदेहास्पद हैं, लेकिन 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने का पहलू लगभग साबित हो चुका है, लिहाजा जमानत अर्जी खारिज की जा रही है। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं कि जांच एजेंसी ने आश्वस्त किया है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा, और अगर 3 महीने में ऐसा लगता है कि ट्रायल की रफ्तार धीमी है तो दोबारा से जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सिसोदिया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी के पास इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधा जुड़ा हुआ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत अपराध से आय का हिस्सा नहीं है, तो संज्ञा एजेंसी के लिए सिसोदिया के खिलाफ धन शोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के पद पर रहने के नाते वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने धनशोधन मामले में 3 जुलाई को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। इधर सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तब से ही वो हिरासत में है। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धन शोधन मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, तो इसे कुल मिलाकर एक बड़ा झटका ही कहा जाएगा, क्योंकि उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है। एनसीआर भी इसकी चपेट में है। आपको बता दें कि प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी खराब हो चुका है। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रविवार को 2 इलाकों में ये श्रेणी गंभीर श्रेणी के तौर पर देखी गई। जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 412 रहा, वहीं नेहरू नगर में AQI 403 दर्ज किया गया। मुंडका इलाके में भी प्रदूषण गंभीर स्थिति के करीब रहा, यहाँ AQI 392 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी में अगले 3 दिन तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। राजधानी में रविवार को औसत AQI 326 दर्ज किया गया था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा शुक्रवार की अगर बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 265 और शनिवार को 309 था, लेकिन रविवार को ये 326 तक पहुंच गया। इस वजह से अधिकांश इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। फिलहाल प्रदूषण में कमी आने की संभावना नहीं है। रविवार को हवा दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्वी दिशा में चली। इसकी रफ्तार भी 4 से 8 किलोमीटर रही, जिसके चलते प्रदूषक कणों का बिखराव नहीं हो सका। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली भी एक बड़ी वजह है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। राजधानी में 1 नवंबर से डीजल बसों पर पाबंदी लगा दी गई है। एनसीआर राज्यों में केवल CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 मानक वाली बसें ही दिल्ली आ सकेंगी। इसे लेकर वायु गुणवत्ता आयोग के आदेश पर परिवहन विभाग द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कश्मीरी गेट बस अड्डे पर बस चालकों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार से दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों पर प्रदूषित ईंधन संचालित बसों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा जांच अभियान चलाया जाएगा। गोपाल राय ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कश्मीरी गेट बस अड्डे का औचक निरीक्षण भी किया। इधर दिल्ली में अभी गाड़ियों से प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में सभी बसें CNG पर चल रही है, साथ ही 800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही है। लेकिन यूपी, हरियाणा और राजस्थान से आने वाली BS3 और BS4 डीजल बसों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। गोपाल राय ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR क्षेत्रों में संचालित होने वाली इन बसों को प्रतिबंधित करे।
हरियाणा में गन्ने के दाम जल्द ही बढ़ने वाले हैं। इसे लेकर कृषि मंत्री ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हरियाणा के किसानों के लिए जल्द ही खुशखबरी सामने आने वाली है और खास तौर पर गन्ना किसानों के लिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में हरियाणा निवास पर शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जल्द ही गन्ने के रेट हरियाणा में बढ़ाए जाएंगे। सारा विचार विमर्श करके ये फैसला लिया गया है कि गन्ने का रेट का फैसला भी 1-2 दिन में हम घोषणा कर देंगे और ये चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद आपको बताया जाएगा। ये जरूर है कि गन्ने का रेट हम बढ़ाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि काफी समय से किसान गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। किसानों की इस मांग पर लगातार मंथन सरकार की तरफ से किया जा रहा था। कुल मिलाकर 1 या 2 दिन में गन्ने के रेट बढ़ाने की घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है। हरियाणा में गन्ने का रेट इस समय 372 रुपए प्रति क्विंटल है। गन्ने के रेट को उस समय 10 रुपए बढ़ाया गया था। पिछले साल इसका रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर से गन्ने के रेट को बढ़ाने के लिए मांग उठाई। अब सरकार एक बार फिर से गन्ने के दाम बढ़ाने जा रही है। इसे लेकर जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा कि अब गन्ने को सरकार कितने रुपए में खरीदेगी। तो रोहतक में आज हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने पदभार संभाल लिया है। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने रोहतक बीजेपी कार्यालय में पदभार संभाल लिया। सीएम मनोहर लाल के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत कई मंत्री और विधायक इस मौके पर मौजूद रहे। आज बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का ये दिन, सुअवसर, एक आनंदमय ये दिन। 30 अक्टूबर नए प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने बागडोर संभाली है। मैं हरियाणा के सब कार्यकर्ताओं की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पूर्व अध्यक्ष जितने भी रहे, जब जब चाहे संगठन मंत्री के नाते मुझे दायित्व था, चाहे अन्य ने दायित्व देश भर में काम करने का मौका मिला, अथवा मुख्यमंत्री के नाते सभी अध्यक्षों को संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर जितना समर्थन आवश्यकता सब दिया। आज भी मैं नए प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की ओर से पूरा समर्थन इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यकता भरपूर समर्थन दिया जाएगा। वहीं पदभार ग्रहण करने पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत आलाकमान का आभार प्रकट किया। साथ ही अपने राजनीतिक सफर को भी याद किया और खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कार्यशैली की तारीफ की। एक छोटा कार्यकर्ता जिसकी कल्पना से भी परे की बात, कोई कल्पना नहीं थी कि मैं पार्टी का, मुझे पार्टी टिकट देगी और मैं विधायक बन जाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था। मेरे परिवार से कोई राजनीति नहीं करता। आज तक परिवार से किसी ने चुनाव तक नहीं लड़ा। और इस कार्यालय में यहीं पर कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके कंप्यूटर को कैसे कमांड देनी है, ये सिखाने का काम मनोहर लाल जी और धनखड़ जी ने किया कि कंप्यूटर को कैसे कमांड देनी। नायब सैनी हरियाणा बीजेपी में 14वें प्रदेश अध्यक्ष हैं। नायब सैनी ने ओम प्रकाश धनखड़ की जगह ली है और अब ये जिम्मेदारी संभाल ली है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ को आलाकमान ने नई जिम्मेदारी दी है और राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। अब पार्टी में नायब सैनी की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, चुनौतियां भी मिलेंगी। नायब सिंह सैनी की पहली चुनौती राज्य में 3 नगर निगम फरीदाबाद, गुरुग्राम व मानेसर समेत 28 शहरी निकायों के चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की है।
अब बीजेपी राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है। ऐसे में राज्य में सभी 10 लोकसभा सीटें जितवाकर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की झोली में डालने की बेहद बड़ी चुनौती नायब सैनी पर टिकी है। अब हरियाणा में 2 बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है। पहली सरकार में नायब सैनी खुद मंत्री थे, दूसरी बार के कार्यकाल में वे सांसद बन गए, तीसरी बार भी सत्ता में लाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसके अलावा संगठन और सरकार के बीच विश्वास बहाल करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इधर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक भयानक रेल हादसा देखने को मिला है। 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसमें कई जिंदगियां तबाह हो गई। देखिए रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार को 2 पैसेंजर ट्रेनों में टक्कर हो गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 यात्री घायल हो गए। अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी। मृतकों के लिए राहत राशि का भी ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताया। रेलवे ने बताया कि ट्रेन हादसे में शामिल ट्रेनों के नाम विशाखापत्तनम पलासा पैसेंजर और विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल थी। इस टक्कर की वजह से कई सारी ट्रेनों के रूट बदलने पड़े। जिस लाइन पर यह ट्रेन हादसा हुआ उसे हावड़ा चेन्नई लाइन के तौर पर जाना जाता है। फिलहाल रेलवे ट्रैक को साफ करने का काम किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। सीएम रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। विशाखापत्तनम और अनाकापल्ली जिलों में एम्बुलेंस को सेवा में लगाया गया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेल हादसे के पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान किया है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने पीड़ितों के लिए हर संभव मदद का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने पीएमएनआरएफ से रेल हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विजयनगरम जिले में हुए इस रेल हादसे के बाद रेलवे ने 13 ट्रेनों को रद्द कर दिया, डायवर्ट या टर्मिनेट किया है। रेलवे ने कहा कि हादसे की वजह से ट्रैक ब्लॉक हो गए हैं, जिन पर अभी मरम्मत का काम जारी है, जिसकी वजह से यहां से ट्रेन गुजर नहीं सकती। रेलवे ने बताया कि विजयनगरम जिले के कांतकपल्ले में विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन ने शाम 7 बजे के करीब विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के पीछे की वजह अभी फिलहाल प्राथमिकी जांच में मानवीय गलती को बताया जा रहा है।